Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I am Jising Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. So as you know, आपके CDS, FCAT एंड NDA एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं एंड CDS और NDA के भी आपके रिजल्ट अवेटेड है एंड जल्दी आपके आ जाएंगे. मोस्ट प्रोबेबली आपके 29 तक आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए NDA CDS के या फिर 30 को आ जाएंगे, ठीक है ना. अब जो नेक्स्ट आपके साइकिल है दैट इज फॉर ND 1 2026, आपके CDS 1 2026, आपके FCAT 1 2026, APF 2026 एंड CGCAT AC 2026, दैट इज कोस्ट गार्ड AC, है ना. काफी बच्चों को इस एंट्री के बारे में पता भी नहीं होता है, तो इन्हीं सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ. एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ. एक सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन आता है एज से रिलेटेड कि क्या मैं एज वाइज आपके एलिजिबल हूं या नहीं हूं. तो हर एक एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाला हूं, मतलब जो स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एज हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है ना. अब ये जितने भी एंट्रीज है वो सारी की सारी एंट्रीज किस किस लिए, आपके आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए, फॉर गेजेटेड ए ऑफिसर, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के. जल्दी अपन इस वीडियो को खत्म कर देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वही अपन बात करेंगे. ओके. अब देखो मैंने दोनों साइकिल आपके कवर कर दिए, मतलब 2026 को पूरा कवर कर दिया. 2026 वन हो या 2026 सेकंड हो, मैं बार बार इसके बारे में एज यू नो वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ. एक के अंदर ही आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सी और इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो अपने को ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना. नाउ सबसे पहले एनडी के बारे में बात कर लेते हैं. सी आपके काफी सारी एंट्रीज है जो आपके 10+2 पे है. काफी लोगों का ये सपना भी होता है ना, पहला इश्क तो यही होता है भाई. आर्म फोर्सेस में अगर आपको ऑफिसर बनना है जस्ट आफ्टर आफ्टर योर 12th, तो सबसे बेस्ट एंट्री आपकी कौन सी है भाई? एनडी एंट्री है. इवन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए सबसे बेस्ट एंट्री भी यही है. इवन ग्रेजुएट सबको अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो सबसे बेस्ट एंट्री आपकी यही है. ओके. ये आपके 10+2 लेवल की एंट्री है, मतलब आफ्टर 12th आप क्या कर सकते हो? 12th, विथ 12th और आफ्टर 12th, है ना. मतलब अगर आप 12th में हो अभी, तब भी आप इसमें क्या कर सकते हो? एग्जाम में अपियर कर सकते हो. और आपने 12th कर लिया फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है. इसमें आप क्या बनते हो? गेजेटेड ए ऑफिसर, गेजेटेड ए रैंक के आपके ऑफिसर बनते हैं. एंड एज यू नो भाई, गेजेटेड ए होंगे तो बहुत अच्छी आपकी सैलरी वगैरह भी होती है. तो वो सारी चीजें छोड़ो भाई. डिफेंस के अंदर आप जा रहे हो ना, तो देखो सैलरी वगैरह हो गई, फैसिलिटीज वगैरह हो गई, उनकी तो कमी नहीं होगी. आप कोई से भी फील्ड के अंदर चले जाओ, जो डिफेंस में मिलेगा ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना. बाकी आपको इन सब चीजों के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चीजें तो भाई मिलनी है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे क्या भाई? डेडिकेशन होना, डिटरमाइन होना है कि मेरे को आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना है. अब आप इसमें ऑफिसर देखो, एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करके बन सकते हो, IMA INA. सबसे पहले आपकी क्या होती है? 3 इयर्स आपकी एनडीए के अंदर क्या होती है भाई? ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना, 3 इयर्स. और इसी के अंदर आपकी क्या होती है? ग्रेजुएशन होती है. ओके. फीमेल कैंडिडेट्स भी ध्यान रखना इसमें अलाउड है एंड मेल कैंडिडेट्स भी आपके अलाउड है. अब फीमेल को भी आपके भाई पीसी बनने लगा है इसके थ्रू, ठीक है. अब देखो 3 इयर्स के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? रेस्पेक्टिव एकेडमी जाना पड़ेगा. अगर आप एएफए के लिए सिलेक्ट हुए हैं, मतलब एयरफोर्स के लिए, तो एएफए जाएंगे. आईएमए हुए तो आईएमए जाएंगे, आईएनए हुए तो आईएनए, है ना. एयरफोर्स में आप क्या बन सकते हो? फ्लाइंग ऑफिसर बनते हो सबसे पहले. मतलब आप फाइटर पायलट बन सकते हो भाई, ठीक है. आप जीडी में भी जा सकते हो. आईएमए में जाओगे तो आप सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनोगे, और आईएनए से अगर आप पास आउट होगे तो क्या बनोगे भाई? सब लेफ्टिनेंट बनोगे, ठीक है ना. ये सबसे पहले रैंक होती है आपकी. एनडी के थ्रू आपको क्या मिलता है भाई? परमानेंट कमीशन मिलता है, ठीक है ना. आपको परमानेंट कमीशन मिलता है. मतलब ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद में सर्विस आप 4 इयर्स एक्सटेंडेबल होती है, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपको रिटायर ही होने पड़ेगा. आपको फुल सर्विस मिलती है. आप जितना चाहो उतना आप क्या कर सकते हो? सर्व कर सकते हो. बस आपकी मेडिकल फिटनेस ठीक रहनी चाहिए. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एज लिमिट्स. अब देखो जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वो मैं बता देता हूँ. आपके 10 दिसंबर को आएगा और ये 20 दिन के लिए ओपन रहेगा, मतलब लगभग 30 दिसंबर तक आपका ओपन रहेगा, ठीक है ना. ओके. एंड इसका जो एग्जाम आपका 12 अप्रैल 2026 को होगा. अब ये जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है इसके लिए एज क्राइटेरिया ध्यान रखना. आपकी एज देखो, ये वैसे आपके 16.5 से लेके 19.5 होता है. इसमें से ना एक माइनस करके चला करो. अब ना बच्चे कैसे कंफ्यूज करते हैं कि मैं 19.5 है तो 19.5 ये एज है ना, ये आपकी एकेडमी ज्वाइनिंग एज होती है, तो इससे एक कम लेके चला करो, ठीक है ना. इससे एक क्या लेके चला करो भाई? कम लेके चला करो. अब जैसे ND1 2026 अगर आपको देना है, तो अगर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो देखो आपकी क्या DOB जुलाई 2 2007 या फिर जुलाई 1 2010, इसके बीच में या फिर इन दोनों डेट को आ रही है. ये दोनों डेट भी ध्यान रखना इंक्लूसिव है. सपोज करो किसी का डेट ऑफ बर्थ है July 2 2007, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है. बट अगर इससे पहले तो नहीं हो. अब किसी का क्वेश्चन होता है, सर
मैं 1 जुलाई 2007 को मेरा बर्थ हुआ था, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? थोड़ा सा मेरे को वो मिल सकता है क्या रिलैक्सेशन? नहीं मिलेगा भाई, नॉट एट ऑल, कोई चांस नहीं है ना। अब कोई अगर आप मान लो आप ये 12 12 बजे क्या होता है भाई आपका, मान लो 2 जुलाई हो रहा है और आपका मान लो जन्म कितने बजे हुआ है? 11:59 पे हुआ है भाई, 11:59 पे पिछले दिन को, ठीक है ना। 1 मिनट बाद में मान लो आपके 2 जुलाई हुई है, तो भी आपको नहीं मिलने वाला भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो भी आपको नहीं मिलने वाला। ओके, तो ये दोनों डेट ध्यान रखना इंक्लूसिव होती है। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपका इंडिया आएगा उसमें आपकी एज क्राइटेरिया क्या होगी? January 2, 2008 से January 1, 2011, ठीक है। यूपीएससी इस एग्जाम को आपके क्या करवाता है भाई? कंडक्ट करवाता है, और ये साल में 2 बार होता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी प्रिपरेशन भाई बेस्ट करो, एकदम मस्त तरीके से करो। अगर आप 10+2 एंट्री पे प्रिपेयर करें या फिर आपके छोटे भाई बहन कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करो कि भाई ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हर किसी को नहीं मिलती है, ठीक है ना। हर किसी को लिटरली नहीं मिलती है। जो यहाँ पहुंच गया ना भाई, पहुंच गया। ओके, ठीक है। अब तो फीमेल कैंडिडेट्स को भी मिलने लगी है, और फीमेल कैंडिडेट्स में अभी काफी कंपटीशन है, बट अगेन अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई, अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी बात होती है। अब तो आई में भी जा रही है आपकी फीमेल्स, है ना, जल्दी आपके देखना ये सीडीएस वगैरह से भी मिलने लगेगा। फिर बात करते हैं आपके सीडीएस की। ना सीडीएस की अगर बात करें, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो एएफए वगैरह अगर आपको जाना है ना, आईएनए वगैरह, तो आपको 10+2 किससे करना पड़ेगा? 10+2 करना पड़ेगा आपको साइंस से, ठीक है ना। वहीं अगर आप आई में जा रहे हो तो आप कॉमर्स वगैरह से, आर्ट्स वगैरह से भी जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपियरिंग भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, 12th के साथ में भी दे सकते हो, 12th के बाद में भी दे सकते हो। फिर बात करते हैं सीडीएस की। अब जैसे एनडी देखो आपकी 10+2 पे एंट्री होती है, वैसे ग्रेजुएट लेवल पे आपकी एंट्री कौन सी होती है? सीडीएस। ओके, सीडीएस में देखो आप ऑफिसर कैसे बनोगे? अगर आपने सीडीएस एग्जाम निकाल लिया तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और आपने उसकी कट ऑफ क्लियर की है तो एएफए जा सकते हैं, आईएमए जा सकते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी, या फिर ओटीए। ओटीए देखो उसमें नहीं था, बट इसमें ओटीए होता है आपकी, ठीक है ना। अब ये जो तीन है ना, ये एएफए, आईएमए, आईएनए, ये आपके परमानेंट कमीशन के लिए होती है। वहीं आपके ओटी क्या होती है? एसएससी 10+4, ठीक है, 10 साल तक की सर्विस होती है, 4 साल आप एक्सटेंड करवा सकते हो। ओके, अब इसके अगर अपन एज क्राइटेरिया की बात करें, जो आपका नेक्स्ट सीडीएस होगा, सीडीएस 1 2026, उसका एज क्राइटेरिया है कि 2 Jan 2003 से January 1 2008, ये है आपके आईएमए आईएनए के लिए, ठीक है ना। एएफए के लिए देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, अपर लिमिट, ये वाली लिमिट तो ठीक है, अपर लिमिट है ना, ये आपकी 2007 है, ठीक है ना। यहाँ से एएफए में ध्यान रखना, सिर्फ आपकी क्या मिलती है? फ्लाइंग मिलती है, मतलब आप पायलट ही बन सकते हो, आप जीडी में नहीं जा सकते हो, ग्राउंड ड्यूटी में नहीं जा सकते हो, ठीक है। वही ओटीए के देखो, ओटीए में आपको क्या मिल जाता है? 1 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो देखो 1 साल और क्या मिल जाता है आपको? कम मिल जाता है। सिमिलरली आपके सीडीएस 2 2026 में हो जाएगा July 2 2003 से July 1 2008। अगेन डेट्स इंक्लूसिव है, मतलब इन दिनों को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हो। ओके, सिमिलरली ओटीए। अब ये भी एग्जाम देखो आपकी यूपीएससी करवाता है, साल में 2 बार करवाता है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन सेम ही डेट आएगा जैसे एनडीए का आएगा, आपको 10 दिसंबर को आएगा, एग्जाम आपका 12 अप्रैल को होगा। ओके, क्वालिफिकेशन की बात करें, आईएमए ओटीए के लिए कोई भी आपके मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया वगैरह नहीं है, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कोई सी भी स्ट्रीम से हो। वही एएफए के लिए ध्यान रखना आपकी क्या है भाई? ये क्राइटेरिया ये है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2 पे, और ग्रेजुएशन जो डिग्री है वो किसी भी स्ट्रीम में हो भाई, चलेगा। ओके, वहीं आईएनए के लिए और स्पेशल है, आपके आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग आपकी की हुई होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? आईएनए के लिए एग्जाम दे सकते हो। इसीलिए आईएनए में सबसे कम कंपटीशन होता है, ठीक है ना। अगेन ग्रेजुएट में सबसे बेस्ट एंट्री आपकी यही है। ओके, इसके अलावा देखो आपकी एनसीसी एंट्री भी होती है भाई, एनसीसी स्पेशल एंट्री, उससे भी दे सकते हो। टेक की भी आपकी काफी सारी एंट्रीज होती है ना, आपके जैसे टीजीसी वगैरह हो गई, है ना, एसएससी टेक हो गया, तो 10+2 पे भी होती है और यहाँ पे भी होती है, दोनों जगह देखो आपके अलग अलग टेक की एंट्रीज होती है। तो टेक से आपको डायरेक्ट क्या मिल जाता है? एसएसबी मिल जाता है। फिर बात करते हैं भाई आपके एफकेट की। एफकेट की बात करें तो एफकेट भी देखो आपकी ग्रेजुएट लेवल एंट्री है। एफकेट एयरफोर्स है ना, मतलब ये डायरेक्टली आप एफए ज्वाइन करोगे, बट ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। एक टाइम हुआ करता था, इसमें भी आपके परमानेंट कमीशन मिलता था, बट अब किसी को नहीं मिलता है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट एफकेट 1 2026 फ्लाइंग के लिए देखो है January 2 2003 से January 1 2007। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जनरली किसी के पास होता नहीं है भाई। अगर किसी के पास डीजीसीए का आपका लाइसेंस है भाई फ्लाइंग का, तो उसको 2 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाता है, यहाँ पे भी दिया जाता है। इवन जो आपका सीडीएस है ना, वहां पे भी दिया जाता है फ्लाइंग के लिए, है ना, जिसके पास लाइसेंस होता है। ओके, वही ग्राउंड ड्यूटी, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। उसकी एज लिमिट क्या हो जाती है? January 2 2001, मतलब 2 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। सबसे ज्यादा ना एज लिमिट इसी वाली एंट्री में है। ओके,
FK2 2026 का देखो फ्लाइंग के लिए जुलाई 2003 से जुलाई 2007, अगेन डेट्स इंक्लूसिव है, और जीडी के लिए आपका ये हो जाएगा। अब अपने अटेम्प्ट देख लेना कितने अटेम्प्ट आपके पास। ओके, यही सेम पैटर्न अगले साल भी फॉलो होगा, यही सेम पैटर्न उससे अगले साल भी फॉलो होगा। एग्जाम कौन करवाता है इसका? महान आपके सीडी करवाती है भाई, साल में 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अराउंड आएगा। इसका कोई एग्जाम कैलेंडर वगैरह आपका रिलीज नहीं होता है, तो एग्जैक्ट कोई डेट्स नहीं होती है, और एग्जाम आपका लगभग फरवरी लास्ट वीक तक होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे देखो परसेंटेज क्राइटेरिया, ये आपको ध्यान देना है। परसेंटेज क्राइटेरिया देखो क्या क्या है। फ्लाइंग का क्राइटेरिया भाई 50% होना चाहिए आपका 10+2 में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के अंदर। पहला क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट डिग्री करो, उसमें आपका ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज 60% होना चाहिए। वहीं जीडी की बात करें तो जीडी में आपका नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों आ जाता है। अब टेक्निकल के लिए देखो आपकी रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन होती है ना। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो उसकी क्वालिफिकेशन अलग होगी, अलग अलग होती है। वही नॉन टेक में आपकी वही डिग्री वाला क्राइटेरिया यहाँ पे भी होता है, 60% आपको क्या चाहिए? एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए। ओके, तो ये सारी क्या है भाई आपकी एफकेट एंट्री से अगर आपको ऑफिसर बनना है, अगेन यहाँ पे क्या बनोगे भाई? फ्लाइंग ऑफिसर बनोगे। ठीक है ना, फ्लाइंग ऑफिसर बनोगे। एंड अगेन एक अच्छी एंट्री है, काफी अच्छी एंट्री है। सीडीएस के बाद में ग्रेजुएट पे आपकी जो सेकंड बेस्ट एंट्री है वो यही वाली है। ठीक है। फिर तीसरी एंट्री आती है भाई सीएपीएफ। ओके, सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ ध्यान रखना आपके इसके अंदर जो जनरली एक काफी कैंडिडेट्स की नीड भी होती है, जो आपका पेंशन वाला सीन होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है ना, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है। ठीक है। ये भी ग्रेजुएट लेवल एंट्री है, काफी अच्छी एंट्री है भाई। इसमें भी गेजेटेड एई ऑफिसर बनोगे। जो आपके बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीएएसएफ, जो 7 आपकी होती है ना भाई फोर्सेस, जो सीएपीएफ के अंडर आती है, उनमें आपकी क्या होती है? उसी के लिए एक्चुअली एंट्री होती है। असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो इसके अंदर। ठीक है, जो आपके इक्विवेलेंट होता है आपके लेफ्टिनेंट के ऑलमोस्ट। ठीक है। सीएपीएफ 2026 की एज लिमिट होगी अगस्त 2001 से अगस्त 2006। ठीक है। ओबीसी को देखो आपके थोड़ा छूट भी मिलता है, यहाँ पे एससी एसटी को मिलता है, यहाँ पे आपके रिजर्वेशन होता है, बट बाकी जो पिछली जितनी भी एंट्रीज बताई है ना, किसी में भी रिजर्वेशन नहीं है। ओके। एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है भाई? यूपीएससी करवाता है, साल में 1 बार होता है। इसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन 18 फरवरी 2026 को आएगा। एग्जाम इस बार ध्यान रखना जुलाई में है, वरना पिछले देखो एग्जाम कब हुए हैं? अगस्त के अंदर, बट इस बार किसमें है? जुलाई के अंदर है। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट डिग्री, कोई भी, अगेन आपका परसेंटेज बाउंडेशन नहीं है, परसेंटेज कितने भी हो बस पास होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है भाई आपका कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। काफी अच्छी एंट्री है यार, काफी सारे बच्चे नहीं देते हैं। अगेन ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए भाई। ठीक है। आपका ये जो एफकेट एंट्री है ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है। सीडीएस में ध्यान रखना ओटी आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए, बाकी ये जो एएफए, आईएनए और आईएमए ये सिर्फ मेल के लिए, अभी अभी के लिए तो सिर्फ मेल है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। अब कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये सिर्फ मेल के लिए होता है भाई। अगेन ये आपकी क्या होती है? ग्रेजुएट एंट्री होती है। ठीक है ना, ये इग्नोर करना, बीएसएफ आईटीबीपी वाला भाई। ठीक है। इसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, किसके अंदर? आपके कोस्ट गार्ड के अंदर। अब असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 2026 में जो आपके नोटिफिकेशन आएगा उसकी एज लिमिट इतनी होने वाली है, जुलाई 1 2002 से जून 30 2006। अगेन बोर्ड डेट्स आर इंक्लूसिव। कौन कंडक्ट कराता है? अगेन आपके सी डे किसको कंडक्ट करवाता है? साल में 1 बार। रिसेंटली इन्होंने एक एग्जाम करवाया था आपके कोस्ट गार्ड का, अभी हुआ था एक, तो इन्होंने कैंसिल भी कर दिया था, वापस करवाया। नेक्स्ट नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई 2026 तक आएगा, और एग्जाम आपके सितंबर 2026 तक होगा। इसकी भी देखो अगेन आपके परसेंटेज क्राइटेरिया है, एनी ग्रेजुएट डिग्री हो बट 60% परसेंटेज होने चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए 10+2। ठीक है ना। अब इसमें भी देखो आपकी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच होती है। ठीक है। फ्लाइंग के लिए अगर आपको जाना है इसके अंदर, तो आपके पास अगेन वो होना चाहिए क्या भाई? लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। ओके, टेक्निकल में जाना है तो उसके अलग क्राइटेरिया, बट ओवरऑल क्राइटेरिया आपके यही सारे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके। अब ये सारी देखो आपकी इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी, जिनको आपको, अगर आप डिफेंस में लिटरली ऑफिसर बनना चाहते हो, गेजेटेड ए ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपको इन सब पे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है ना। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आपकी ये डायरेक्ट एंट्रीज होती है ना, लाइक जिनमें डायरेक्टली आपको क्या मिल जाता है? एसएसबी मिल जाता है कट ऑफ के बेसिस पे, आपके ग्रेजुएशन डिग्री के कट ऑफ के बेसिस पे। उनमें आपका जो स्क्रीनिंग रेशियो होता है, ये कॉन्फ्रेंस का रेशियो होता है, बहुत कम होता है भाई। बहुत कम बच्चे आपके रिकमेंड हो पाते हैं, और रिपीटर का टैग लग जाता है, और रिपीटर का टैग एक बार लग जाता है ना भाई, ऐसा समझ लो वो तो एक कलंक है, उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। वहीं ये जो रिटर्न एंट्रीज होती है ना, ये सबसे बेस्ट एंट्रीज होती है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए।
तो आई विल एडवाइस यू कि भाई अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इन एंट्रीज के लिए सबसे बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करो। बाकी जिनका भाई एफकेट वगैरह क्लियर है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है, आपका फ्री एएफएसबी एसएसबी बैच आने वाला है, यस फ्री, ठीक है ना। एंड ये कब स्टार्ट हो रहा है? 3 अक्टूबर। मैंने पिछले में बताया था, बट अभी भी काफी बच्चों का डाउट आ रहा था सर कब स्टार्ट हो रहा है, तो 3 अक्टूबर को हो रहा है, ठीक है। बाकी टारगेट्स वगैरह भाई वापस स्टार्ट करेंगे अपन, इन सब एग्जाम्स की वापस प्रिपरेशन करेंगे। आपका चाहे सीजीकेट हो, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे आपका एनडीए हो, चाहे आपका एफकेट हो, चाहे आपका सीएपीएफ हो, भाई कोई सा भी एग्जाम हो, अपन सारे एग्जाम वापस प्रिपेयर करेंगे। अपने वाईटी पे भी करेंगे और अपने कोर्सेज के अंदर भी करेंगे, ठीक है ना। ओके, कोर्सेज का मैं बता देता हूँ, एफकेट का अभी भी ओपन है आपका, ठीक है। ओटी का अभी क्लोज है, आपके एडमिशन क्लोज कर दिए मैंने। अब वो जब आपका रिजल्ट आएगा तब ओपन होगा वापस। मैथ्स का एडमिशन आपका ओपन है, एंड आपके एनडी का एडमिशन अभी भी ओपन है। द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इवन फ्री कोर्स भी आपका यही आएगा जो एसएसबी वाला है, ठीक है ना। ओके, रेस्ट यू कैन ज्वाइन मी ऑन दी टेलीग्राम, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जितना भी फ्री मटेरियल है आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और जितने भी अपन टारगेट्स वगैरह वापस स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप अभी सभी की भाई डाउट्स जितने भी थे कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्लियर होंगे। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बोलूंगा यार, आप लोग पता नहीं अटेम्प्ट क्यों काउंट करते हो। सी आई नो, आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कितने अटेम्प्ट बचे हैं, बट ना ये एक काफी बच्चों में देखा मैंने कि लाइक 5 ही अटेम्प्ट बचे हैं, 4 ही अटेम्प्ट बचे हैं, अभी तो 6 अटेम्प्ट पड़े हैं। ये यार मेंटेलिटी छोड़ो। आपका ये सपना होना चाहिए कि जो नेक्स्ट मेरा अटेम्प्ट है ना, वही मेरा फर्स्ट है और वही मेरा लास्ट है, मेरे को इसी अटेम्प्ट के अंदर करना है। आप क्यों वेट कर रहे हो कि मैं 6 अटेम्प्ट अपियर करूंगा, 5 अटेम्प्ट अपियर करूंगा? भाई इतना टाइम किसके पास, आपके पास है क्या? जिंदगी में और कुछ नहीं करना है क्या? बहुत कुछ करना है भाई जिंदगी में। सिर्फ 3-4 साल इसी प्रिपेयर करने में निकाल दोगे क्या? जब तक आप प्रिपेयर करने में निकालोगे, आपके दोस्त लोग क्लियर करके एकेडमी से निकल के वहां पे ज्वाइनिंग ले लेंगे, सीनियर होंगे वो आपके। तो यार जो अटेम्प्ट है ना अगला, उसको शिद्दत से प्रिपेयर कर लो, एकदम बेस्ट वे से प्रिपेयर कर लो। सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ एकदम बेस्ट। तो बस बात इतनी है कि मेहनत करनी पड़ेगी यार, शॉर्टकट नहीं है कोई भी। ये जो तुम लोग वन शॉट के चक्कर में रहते हो ना, इनका छोड़ दो यार पीछा। अगर जिंदगी का खुद का भला करना है ना, तो छोड़ दो इनका पीछा, और सीरियसनेस के साथ एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दो, चीजें फॉलो स्टार्ट कर दो। टारगेट देता हूँ वो कंप्लीट करने स्टार्ट कर दो। वन शॉट को सिर्फ रिवीजन के लिए यूज करो, तभी निकाल पाओगे, ठीक है ना। बाकी जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, जरूर बताना भाई जो भी रिजल्ट लेता है। होप सो सभी का क्लियर हो जाए, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल फॉर द रिजल्ट। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। फिर भी कोई डाउट रहता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।